ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ फिजिक्स लेक्चर। हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने पढ़ा है वर्क फोर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, कि फोर्स व्हाट आर द कॉज ऑफ फोर्स, ठीक है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इसके बाद हमने एक स्पेशल फोर्स पढ़ा था, दैट वाज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमने स्टडी किया था, ठीक है। हमने जैसे लास्ट टॉपिक जो हमारा पर्टिकुलर ग्रेविटेशन में हमने वाइंड अप किया था, दैट वाज मास एंड वेट कंसेप्ट, ठीक है। मास और वेट पे हमने चैप्टर को स्टॉप कर दिया था। आपको जैसे पता होगा कि अभी सिलेबस थोड़ा रिवाइज्ड हुआ है, सीबीएसई ने सिलेबस रिवाइज किया है, तो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था ग्रेविटेशन में, दैट वाज थ्रस्ट, प्रेशर एंड सो ऑन, वो हमारा कैंसल आउट हो चुका है, ठीक है। सो वी आर एंडिंग आवर चैप्टर ग्रेविटेशनल एट दैट पॉइंट ओनली, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे वर्क करते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी के बारे में हम स्टडी करेंगे। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम वर्क एंड एनर्जी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बेसिक कहते हैं कि वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, हमने प्रीवियस जो क्लासेस में देखा है वो क्या देखा है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉज ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ग्रेविटेशनल एंड अदर कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड द फिनोमिनन ऑफ वर्क, ठीक है। ये सारी चीज़ें कुछ बेसिक पार्ट हमने देखी। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं व्हाट इज़ वर्क, वर्क मतलब टेंडेंसी टू डू वर्क, है टेंडेंसी टू डू समथिंग इज कॉल्ड वर्क। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं एक लोकेशन से उठा रहा हूँ और दूसरे लोकेशन पे आके रख रहा हूँ, तो ग्लास ऑफ वाटर को हमने क्या किया, हमने कुछ वर्क किए। हम कह रहे हैं पढ़ाई करना, जिसके अगर हम हिंदी टर्मिनोलॉजी में जब बात करते हैं, हिंदी टर्मिनोलॉजी में हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, हमने कुछ काम किया है ना, ऐसे कहते हैं कुछ काम किया है। तो लेट अस, पर यहाँ पे जब हम साइंस में बात करते हैं वर्क, it is not the same as we define or explain in the terminology using Hindi, while using Hindi, okay. According to science work is completely different, ठीक है। वर्क को समझने के लिए अकॉर्डिंग टू साइंस यू हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक कंसेप्ट फॉर दैट। जैसे कि, ठीक है, सबसे पहले हम जो डे टू डे लाइफ में हम कहते हैं ना कि हमने काम किया है, तो वी हैव डन सम वर्क, जब हम हिंदी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो हिंदी टर्मिनोलॉजी हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं कि हमने कुछ वर्क किया है। एंड एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द साइंस बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है, कुछ थ्योरेटिकल एग्जांपल से सुनते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम कह रहे हैं कि हाँ, जैसे बीइंग अ स्टूडेंट हम सुबह 9 बजे पढ़ाई करने बैठ गए, ठीक है, 9 बजे स्कूल के लेक्चर शुरू हो गए, 12 नून तक स्कूल के लेक्चर शुरू, तो हम उसके बाद थक गए, ठीक है। फिर किसी हमारे पेरेंट्स या फिर एल्डर ब्रदर सिस्टर ने कहा कि लाइक यू हैव टू डू समथिंग एंड यू से दैट कि हाँ हम थक चुके हैं, हमने बहुत काम किया, थक चुके हैं, ठीक है। मतलब आप वहाँ पे क्या हो, आप थक गए हो, ठीक है। तो आप कैसे एक्सप्लेन करते हो कि हमने बहुत काम किया है, आई हैव वर्क फ्रॉम 9 to 12, पर आपने क्या किया, कुछ किया है नहीं, आपने लेक्चर्स अटेंड किए, ठीक है। साथ ही साथ फॉर एग्जाम्पल एक कूली है, ठीक है। अब एक कूली ने क्या किया है, आपका जो पर्टिकुलर आप रेलवे स्टेशन पे हो, उस कूली ने आपका सामान उठाया और अपने सिर पर रखा है, एंड ही स्टैंडिंग एट द सेम पोजिशन for at least 15 minutes, consider करते for at least 15 minutes, then he will say that okay I am tired sir, I have done some work, okay। वो कहेगा कि I have done some work, कैसे, by lifting that particular weight या फिर luggage on his head, keeping on his head and standing for 15 minutes, ठीक है। वो कहेगा कि सर मैं थक चुका हूँ, मैंने बहुत काम कर लिया, 15 मिनट्स तक आपका सामान उठाया। बट when we are talking about science, जब हम साइंस की conceptual clarity के बारे में बात करते हैं, तो इस दोनों एग्जाम्पल को जो हमने कहा है, फर्स्ट एग्जाम्पल स्टार्टिंग फ्रॉम 9 to 12 एंड सेकेंड एग्जाम्पल लिफ्टिंग लगेज बाय अ कूली ऑन हिज हेड एंड स्टैंडिंग फॉर 15 मिनट, दिस बोथ आर नॉट द एग्जाम्पल ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू साइंस। तो वर्क क्या होता है, ठीक है। अगर हम फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, वर्क को डिफाइन करना चाहते हैं, तो वर्क क्या होता है। अब मैं और एक एग्जाम्पल कंसिडर करता हूँ, ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है। अब इस वॉल को मैं पुश कर रहा हूँ, बहुत देर से पुश कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब कंप्लीट अपना जितनी भी एनर्जी, जितना भी फोर्स में लगा सकता हूँ, हमने फोर्स चैप्टर पढ़ा है, फोर्स का प्रेशर अपॉन एरिया, ओके। तो इस प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ पर्टिकुलर एरिया पे, मतलब फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने इस पर्टिकुलर वॉल या फिर वाइट बोर्ड पे फोर्स अप्लाई किया, बहुत देर तक फोर्स अप्लाई किया, लाइक नाउ आई एम टायर्ड, ठीक है। नाउ आई एम सेइंग आई हैव डन वर्क ऑन दिस बोर्ड और ऑन दिस वॉल, ठीक है, पर ये अकॉर्डिंग टू साइंस वैलिड नहीं है। तो क्या कहता है फिजिक्स, वर्क को किस तरीके से डिफाइन करता है, व्हाट इज द एक्चुअल लॉजिक टू डिफाइन वर्क अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। सो वर्क का सबसे पहले हम फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। वर्क के फॉर्मूले से हमें समझ में आएगा कि इसका डेफिनेशन क्या है। अगर हम वर्क डन के बारे में बात करते हैं तो वर्क डन इक्वल्स टू हमेशा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन आप कब कहोगे कि वर्क डन हुआ है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आपने वर्क डन किया तो आप कब कह सकते हो वर्क डन हुआ है, व्हेन यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन इट, और साथ ही साथ वो बॉडी डिस्प्लेस कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो डिस्प्लेस कर रही है, जैसे कि यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पर यहाँ से फोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये फोर्स अप्लाई करने के बाद ये कुछ डिस्प्लेस हो गई और इसकी न्यू पोजीशन इज एट दिस पॉइंट, पॉइंट बी। ये पॉइंट ए हो चुका है, ये पॉइंट बी हो गया। अब हमने क्या किया, हमने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ए पे फोर्स अप्लाई किया, इसके वजह से, इस फोर्स की वजह से क्या हुआ है, बॉडी मूव की और एट सर्टेन डिस्प्लेसमेंट, कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं यस वी हैव डन वर्क ओवर हियर, तो वर्क डन यहाँ पे हुआ है, वी हैव डन वर्क ऑन दिस ऑब्जेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट ए। मतलब फिजिक्स क्या कहते हैं, वर्क डन आप तभी कह सकते हो व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड बॉडी इज डिस्प्लेस्ड एट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन। ठीक है, जब ये दोनों चीज़ें वैलिड रहेगी तभी आप कह पाओगे कि वर्क डन आपके ऑब्जेक्ट पे हुआ है। चीज़ें क्लियर है। अब हम बैक टू आर एग्जाम्पल्स, हम आते हैं अपने एग्जाम्पल्स में। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था, स्टडिंग फ्रॉम 9 to 12। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने सबसे पहले कंसिडर किया था और हमने डिफाइन किया था कि हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया, मतलब हमने वर्क डन किया। अब रियलाइज़ करो कि जो 9 to 12 आप स्टडी कर रहे थे वो तो आप एक सेम लोकेशन पे बैठे थे। हाँ, आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे, आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे, आपने एनर्जी इन्वेस्ट की है इस पढ़ाई में, पर क्या आप डिस्प्लेस्ड हुए हो कहीं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे? नहीं, आप 3 आवर्स एक सिंगल सीट पे बैठे हो। मतलब इस कंडीशन में क्या वर्क डन हुआ है? वर्क डन हुआ है? नहीं, वर्क डन नहीं हुआ है। क्यों? बिकॉज यू हैव अप्लाइड फोर्स। फोर्स मतलब एक टाइप ऑफ एनर्जी आपने अप्लाई की है, पर आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, मतलब ये जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो फोर्स इंटू जीरो विल बी एनीथिंग विल बी जीरो, सो वर्क डन विल बी जीरो, है ना। सेकेंड एग्जाम्पल आते हैं, दैट वाज कूली, जो पर्टिकुलर एक यहाँ पर लिफ्ट करके था। ठीक है, फॉर 15 मिनट्स, ये कुछ लगेज है, 15 मिनट्स के लिए वो एक स्टिल पोजीशन पे था। क्या? हाँ, इसने फोर्स तो अप्लाई किया है इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट क्या करे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट अप्लाई करे, मतलब फोर्स अप्लाई करे। हमने देखा था कि वेट और फोर्स सेम होता है, लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा है कि वेट और फोर्स सेम बात होती है। ठीक है, मतलब ये जो बॉडी अप्लाई कर रही है वेट, मतलब फोर्स अप्लाई हुआ, मतलब यहाँ पे तो फोर्स अवेलेबल है सर, यहाँ पे फोर्स की क्वांटिटी अवेलेबल है। ठीक है, पर क्या सर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? नहीं, डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं रहा है, बिकॉज ये कूली क्या कर रहा है, सेम पोजिशन पे खड़ा है फॉर 15 मिनट्स, वो कहीं मूव नहीं कर रहा है। और क्वेश्चन क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट, ना कि डिस्टेंस। हमारा जो फॉर्मूला वो क्या कहता है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है तो वर्क डन भी कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इन दिस केस वर्क डन इज ऑल्सो जीरो। चीज़ें क्लियर है। थर्ड एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया था, फोर्स अप्लाइंग ऑन, फोर्स अप्लाइड ऑन अ वॉल। ठीक है, ऑन अ वॉल। अब इस वॉल पे मैंने फोर्स अप्लाई किया दिया। ठीक है, अब फोर्स तो है सर, मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया, बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, आपने फोर्स अप्लाई कर दिया, पर क्या ये वॉल मूव की? क्या ये वॉल ने डिस्प्लेस किया है अपने लोकेशन को? नहीं, वो अभी भी अगर कितना भी फोर्स लगा था, हम यहीं पे खड़ी है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। ये क्या हो जाएगा, जीरो। सो वर्क डन इन दिस केस ऑल्सो जीरो। यहाँ पे वर्क डन क्या है, जीरो। यहाँ पे भी वर्क डन जीरो, यहाँ पे भी वर्क डन जीरो। मतलब ये जो केस है जहाँ पे हम डिस्क्राइब कर रहे थे अभी तक डे टू डे लाइफ में कि हाँ हमने वर्क डन किया है, पर एक्चुअल में जब हम देखते हैं साइंटिफिकली तो आपका जो वर्क डन है इस पर्टिकुलर कंडीशन में से कोई भी कंडीशन में जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, या फिर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जब भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो आप कह सकते हो, हमेशा कह सकते हो कि वर्क डन वहाँ पे कितना है, वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। यही चीज़ें क्लियर है, कंप्लीटली क्लियर है, समझ में आ गई क्या होता है। वर्क डन जीरो कब होगा, वर्क डन जीरो तब होगा जब डिस्प्लेसमेंट बॉडी का नहीं होता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को जब हम लिखते हैं, अगर हम नोटेशन फॉर्म में लिखते हैं तो इसे कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ लाइक वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एस। तो ये बन जाता है हमारा फॉर्मूला।
फॉर वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गई? हाँ है ना, बहुत इजी था। तो अब समझ में आ गया होगा सबको कि वर्क डन कब कह सकते हो आप। अब किसी ने भी कहा कि वर्क डन, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। एक कूली है, ठीक है, हम कूली का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। रेलवे स्टेशन पे कूली है, उसने एक पर्टिकुलर लगेज उठाया, ठीक है। ये कूली है, इसने लगेज उठा लिया सिर पे, ये लगेज है। अभी पूरा ऐसा राउंड करके इतना घूम के आया, ठीक है, उसी पोजीशन पे। अब हम कह रहे हैं, अब कूली ने आपसे कहा कि सर मैंने आपका लगेज उठाया, आई नीड 200 रुपीज़, 200 रुपीज़ आप पे कर दीजिए, मैंने आपका लगेज उठाया। लगेज हम क्या करते, जो हम मनी पे करते हैं वो किसके लिए करते हैं? काम के लिए ना। ऑफकोर्स वो काम करे तो हम लगेज पे अमाउंट पे करेंगे। पर इस कुली ने क्या किया, और हम हैं साइंस स्टूडेंट तो हम तो साइंटिफिकली सोचेंगे, तो क्या हुआ है देखते हैं, ठीक है। इस कुली ने यहाँ से लगेज उठाया, ओके उठा लिया, चलो अच्छी बात है। अब ये पूरा राउंड किया, राउंड 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 राउंड, और उसी पोजीशन पे आ गया, हाँ है ना, उसी पोजीशन पे आ चुका है। अब ये कह रहे हैं सर हमने बहुत काम किया, मतलब हमने वर्क डन किया है, तो आई नीड मनी फॉर दैट। उसने कहा 200 रुपीज़। हमने कहा हम 200 रुपीज़ नहीं देंगे, आई विल नॉट गिव एनी रुपीज़, कोई पैसा नहीं देगा, कोई पैसा नहीं मिलेगा इस पर्टिकुलर काम का। उसने पूछा सर क्यों, सर क्यों, पैसे क्यों नहीं मिलेंगे, हमने काम किया है। तो आप कह सकते हो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, आपने वर्क किया ही नहीं, आपका वर्क डन तो ज़ीरो हुआ। वो कहेगा कि नहीं वर्क डन तो बहुत ज़्यादा हुआ है सर, मैंने पूरा राउंड घूम के आ गया। तो आप फिर से क्लेम कर सकते हैं नहीं नहीं वर्क डन तो ज़ीरो हुआ है। कैसे ज़ीरो हुआ है उसको समझा सकते हो आप। सर उसे कहना कुली सर आपका वर्क डन ज़ीरो इसलिए हुआ है बिकॉज हमें बताया था कि वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है सर, है ना, डिस्टेंस नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट में एक चीज़ हमें पता है, जब भी हम एक सर्कुलर मोशन ट्रेस करते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा ज़ीरो होगा, बिकॉज इनिशियल पॉइंट यही है, दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये तो हमने मोशन चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, सभी को उलान हो चुका है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यही था सबसे पहला कंसेप्ट जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था हमारी पूरे सिलेबस में, ठीक है। तो क्या था, डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ, ज़ीरो, ओवरलैप कर गया ना, मतलब दिस वाज इनिशियल पॉइंट। अब यहाँ से वो घूम, ये इनिशियल पॉइंट पे था, यहाँ से वो घूम के कंप्लीटली सेम पोजीशन पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, बिकॉज इनिशियल पॉइंट भी सेम और फाइनल पॉइंट भी सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट जब जीरो हो गया, फोर्स अप्लाई हुआ है, नो डाउट फोर्स अप्लाई बिकॉज वेट ज़्यादा था, मतलब फोर्स की वैल्यू है, पर डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गया, जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो, ये तो जीरो हो गया, है ना। मतलब इससे एक चीज़ हमें पता है, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्क्यूलर पाथ वर्क डन इज ऑलवेज जीरो, वर्क डन क्या है, जीरो। तो यहाँ से हमने एक एग्जाम्पल, एक कंसेप्ट समझ में आ गए हमें, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ये तो हमने कूली से एग्जाम्पल लिया ना, कोई भी एक ऑब्जेक्ट वेन एवर इट इज ट्रेसिंग एन सर्क्यूलर पाथ इट्स वर्क डन इज ऑलवेज जीरो। रीजन क्या होता है, बिकॉज सर्क्यूलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होता है ना। इनिशियल एक कंप्लीट रोटेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, एक कंप्लीट रोटेशन में क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमेशा सेम होता है। इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होने की वजह से वर्क डन भी जीरो होता है। सो वर्क डन इन अ सर्कुलर मोशन इन अ वन रोटेशन इज ऑलवेज जीरो। हाँ, हाफ रोटेशन में चेंज हो सकता है, अगर इनिशियल पॉइंट और यहाँ पर क्या है, अगर ऐसा होता ये कुली ने शुरू किया फ्रॉम पॉइंट है और यहाँ पे पॉइंट बी पे आके रुक गया है, हाँ अब डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ है, अब डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इस केस में, क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट दैट इज फ्रॉम ए टू बी। ये चीज़ें क्लियर है। सो इस केस में क्या होगा, जब हम सेकेंड कंडीशन के बारे में बात करें, अगर वो ए से शुरुआत कर और बी पे आके रुक रहा है कुली, ठीक है, तो मतलब हाफ अ सर्कल, हाफ मतलब आप कहीं पे भी आप कंसीडर कर लो, इस पॉइंट पे कंसीडर, पॉइंट सी यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ है, पॉइंट डी यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हुआ है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट ई, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट है। जब हम पॉइंट ए टू एफ के बारे में बात करते हैं, दे आर द सेम पॉइंट, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा और वर्क डन जीरो हो जाएगा। बाकी सभी पॉइंट पे आपका वर्क डन की क्वांटिटी रहेगी,
ठीक है, वर्क डन का आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा, ठीक है, पर जब हम इनिशियल और फाइनल पॉइंट से होता है वहाँ पे वर्क डन हमेशा 0 होगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, आगे न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगी और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे कंसेप्ट इस पर्टिकुलर थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे वर्क डन 0 है, ठीक है, वर्क डन 0 होने की वजह से जो भी सर्कुलर मोशन होता है वहाँ पे वर्क डन बहुत कम होता है। इसलिए हमेशा जो अर्थ के अराउंड में सैटेलाइट्स घूमती है, जो हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा है, अर्थ के अराउंड में जब सैटेलाइट्स घूमती है तो वहाँ पे भी वर्क डन हमेशा 0 कंडीशन की हो जाता है, बिकॉज वो एक सर्कुलर मोशन में ट्रेस कर देता है। तो वहाँ पे देखो, आप जब सैटेलाइट मूव करवाते हो तो इनिशियल स्टेज पर आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है उसे वहाँ पे पहुँचाने में, उसके बाद वो ऑटोमेटिक घूमते रहता है। क्यों? क्योंकि वर्क डन 0, उसे और ज़्यादा वर्क डन नहीं करवाना पड़ता। वर्क डन में क्या होता है? फोर्स, उसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं, ऑटोमेटिक ड्यू टू ग्रेविटी जो डिफॉल्ट फोर्स है उसकी वजह से घूमते रहता है, नो एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड। ये चीज़ें क्लियर है। सेम आप फैन देखो, अब जैसे ही आप स्विच ऑफ कर देते हो, अब फैन जो शुरू होता है वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो फैन का रोटेशन होता है, फैन जो रोटेशन होता है, दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है, ठीक है। जैसे ही आपने स्विच ऑन कर दिया, फैन आपका रोटेट करना शुरू हो जाता है, घूमना शुरू हो जाता है, इसकी वजह से आपको एयर मिलती है, ठीक है। अब जैसे ही आपको पता है कि अगर मैं स्विच ऑन करता हूँ तो फैन घूम रहा है, ठीक है, तो स्विच ऑफ करते ही साथ जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हो तो फैन ऑटोमेटिक रुक क्यों नहीं जाता? ऐसे रुक जाता, कैसे घूम रहा है, स्विच ऑफ करते ऐसे रुक गया, होता है ऐसे? नहीं होता, वो बहुत देर तक घूमते रहता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वो जो फैन था वो कैसा मोशन कर रहा था? वो सर्कुलर मोशन कर रहा था। फैन कैसा मोशन कर रहा था? फैन सर्कुलर मोशन कर रहा था। और हमें एक चीज़ पता है, सर्कुलर मोशन में वर्क डन 0 होता है। वर्क डन 0 होता है मतलब वन ऑफ द क्वांटिटी विल बी 0 फ्रॉम दिस। तो यहाँ पे क्या होगा? फोर्स यहाँ पे 0 हो जाता है। फोर्स कैसा हो जाता है? फोर्स हो जाता है यहाँ पे 0, मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स है आप उसको 0 कर देते हो, ठीक है। स्टिल बॉडी रोटेट्स, ये मतलब 0 होने के बाद भी यहाँ पे रोटेशन आपको मिलेगा 0। और फोर्स क्या है इसमें? फोर्स इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है, ठीक है। तो फैन रोटेट कैसे होता है सर? आपने फोर्स को अगर 0 कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट का जो फोर्स आता है उसे 0 कर दिया, ये घूमता है ड्यू टू मोमेंटम, इसे हम कहते हैं मोमेंटम। जो फैन आपका रोटेट करता है स्विच ऑफ करने के बाद भी, वर्क डन 0 है, मतलब आपको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल आपका जो ऑब्जेक्ट है वो घूमते रहेगा until unless its energy is completely converted into another form of energy, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है, ठीक है। मतलब वर्क डन 0 होने के बाद भी फैन आपका रोटेट घूम रहा है, ठीक है, पर थोड़ी देर बाद रुक जाता है। सर रुकता क्यों है? क्योंकि क्या हो रहा है, उसका जो मोमेंटम है, मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। मतलब जो फैन स्विच ऑफ होने के बाद भी जो रोटेट हो रहा है, जो घूम रहा है, उसका धीरे धीरे मोमेंटम लॉस हो रहा है, उसकी धीरे धीरे एनर्जी लॉस हो रही है। एक ऐसा स्टेज आएगा जब उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी और एनर्जी, वो पर्टिकुलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी कुछ दूसरे फॉर्म में, ठीक है। अब इसको रोकता कौन है सर? जब फैन रोटेट होता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सर ये ऑटोमेटिक रुकता है तो इसे रोकने वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है? इसे रोकता कौन है? इसे रोकता है एयर। जो एयर होती है हमारी एनवायरनमेंट में, ये एयर इसे प्रोवाइड करती है अपोजिशन, जिसे हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस, जिसे हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, ठीक है, लाइक ब्रेकर्स ऑन अ रोड। वैसे ही एयर अपोज करता है पर्टिकुलरली फैन के मूवमेंट को, जिसकी वजह से फैन की धीरे धीरे मूवमेंट कम होती है, एनर्जी कम होती है और इन दी एंड फैन जाके रुक जाता है। तो समझ में? सबसे ईजीएस्ट वे, अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट घुमाना है तो आप सर्कुलर मोशन में सबसे ईजी पड़ता है आपको, क्योंकि इसमें वर्क डन आपका 0, आपको कोई काम ही नहीं करना है, फिर भी ऑब्जेक्ट घूमते रहेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही हेल्पफुल कंसेप्ट है। ये चीज़ें क्लियर है? होप सबको समझ में आ गया कि वर्क डन क्या होता है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है। वर्क डन 0 कब होता है? जब एक सर्कुलर मोशन करता है या फिर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होता है, उसमें वर्क डन। ज़रूरी नहीं सिर्फ सर्कुलर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि एक स्विमर है, ठीक है, एक स्विमर है, ये उसका वो जो स्विमिंग पूल होता है, ठीक है, स्विमिंग पूल, एक स्विमर है, उसने डाइव किया। अब डाइव करने के बाद क्या हुआ? अब इसने यहाँ से 20 मीटर ट्रैवल कर लिया और इस तरह वापस 20 मीटर ट्रैवल कर लिया, ठीक है। इस स्विमर था, एक स्विमिंग पूल में उसने डाइव किया 20 मीटर टुवर्ड्स द लेफ्ट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ए, पॉइंट बी पे गया एंड फिर वापस रिटर्न आया पॉइंट ए पे, ठीक है। अब हमने कहा
किसी में वर्क डन कितने, अब देखो एक स्विमर कंप्लीटली इस वाटर में स्विम कर रहा है और रिटर्न आ रहा है, अब ये कहीं ना कहीं एनर्जी तो लॉस करेगा, सिंपल सी बात है, एक स्विमर को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो ये यहाँ पे एनर्जी लॉस ऑफ एनर्जी तो वैलिड है। यहाँ पे कंसेप्ट आपको देखने मिलेगा लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी तो होगी ही होगी। लॉस ऑफ एनर्जी की मतलब यहाँ पे फोर्स भी अप्लाई करेगा, क्योंकि वो मूवमेंट जो करता है ड्यू टू हिज हैंड एंड लेग्स एंड बॉडी, मतलब आप फोर्स अप्लाई करता है, ओके फोर्स अप्लाई करता है। स्टिल मैं कहता हूँ जब वो कंप्लीटली A to B और B to A आता है तो उसका वर्क डन जीरो हो जाता है। सर रीज़न क्या है, वर्क डन कैसे जीरो होगा? वर्क डन जीरो इसलिए होता है बिकॉज जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट तो सेम हो गया, मतलब इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो हो गई है, हाँ है ना। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई है तो क्या वर्क डन होगा? नहीं होगा, बिकॉज वर्क डन कहता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक स्विमर एक स्विम कर रहा है कंप्लीटली 40 मीटर, स्टिल वर्क डन अकॉर्डिंग टू द साइंस इज जीरो। यस ही इज कंज्यूमिंग एनर्जी, मतलब वहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, आपको फोर्स भी अप्लाई कर रहा है, स्टिल वर्क डन जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, वर्क को समझने के लिए वर्क डन कब होता है, कब जीरो होगा, कब चीज़ें होगी। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि वर्क डन अगर जीरो है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी होगा वर्क डन और वर्क डन नेगेटिव भी होगा। अगर जीरो है तो पॉजिटिव भी होनी चाहिए और नेगेटिव भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आगे हम पढ़ते हैं कि पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। चीज़ें क्लियर है? उसके पहले हम देखते हैं कुछ यूनिट्स, ये वर्क डन का यूनिट क्या होता है, वर्क डन को हम किस तरीके से लिखा जाता है, व्हाट इज। अब हम मैग्नीट्यूड तो लिख सकते हैं, चलो मैग्नीट्यूड तो न्यूमेरिक वैल्यू में मैग्नीट्यूड आ जाएगी, पर सर उसका यूनिट क्या रहेगा, यूनिट भी तो इंपॉर्टेंट है ना। वर्क डन का यूनिट देखते हैं। ठीक है, अब वर्क डन का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या कहता है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन इक्वल्स टू, फोर्स का यूनिट क्या होगा, न्यूटन, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, यही होता है ऐसा यूनिट। सो वर्क डन का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर। यूनिट फॉर वर्क डन इज न्यूटन मीटर, यूनिट फॉर वर्क डन इज न्यूटन मीटर। ठीक है, इस न्यूटन मीटर को और एक चीज कहते हैं, इसे कहा जाता है जूल, इसे कहते हैं जूल। मतलब आप वर्क डन को न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं या फिर आप जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूटन मीटर को हम कहते हैं जूल, ये है वर्क डन का यूनिट, दिस इज द यूनिट फॉर वर्क डन। ये चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गई, बहुत ईजी था। ठीक है, अब हम जैसे डिफाइन करते हैं कि 1 जूल क्या होता है, सर मुझे 1 जूल डिफाइन करना है, ओके कह देते 1 जूल, तो पहले फॉर्मूला लिखते, जूल किसका यूनिट है, वर्क डन का। सो वर्क डन इक्वल्स टू सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमने लिख दिया। ठीक है, आई हैव टू डिफाइन व्हाट इज 1 जूल। वन जूल को सर डिफाइन करना है, ओके 1 जूल को डिफाइन करने में मुझे भी डेफिनेशन बनानी है। ठीक है, मैं लर्न करने से अच्छा बनाना सीख रहा हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ कि कैसे बन सकती है। अब इस केस में क्या होगा, वर्क डन का यूनिट क्या है, जूल है, तो ये लिख दिया जूल। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 1 1, सब में 1 1 लिख दिया। सो 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब मैं क्या कह सकता हूँ, 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट when a force of 1 Newton displace it by 1 meter along the line of action। ये तो बहुत इजी बन गया सर, बहुत इजी तरीके से डेफिनेशन। 1 जूल can be defined as the amount of work done, as the amount of work done on an object, amount of work done on an object amount of work done on an object when a force of 1 Newton, when a force important, a force of 1 Newton displace the object by 1 meter in the line of action। लाइन ऑफ एक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स है उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो हमने पढ़ा था फोर्स एंड पर्टिकुलर चैप्टर में। तो इस तरीके से हम 1 जूल को डिफाइन कर सकते हैं। 1 जूल कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाई इज
ओके व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट बाय 1 मीटर इन द लाइन ऑफ एक्शन। तो बहुत इजीली बन चुका है, हाँ है ना, समझ में आ गई चीज़ें, ठीक है, ओके चलो थैंक यू।